Now, today we are going to study a very important concept, and that is transactions related to asset. Now, you need to first understand ki how assets are considered different from goods in accounts. Now, goods भी हमारे asset ही है, okay? क्योंकि goods हम own करते हैं, okay? तो उनको हम कैसे अलग से ट्रीट करते हैं, asset related है यानी जो goods related नहीं है, जैसे कि फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो इन सब को कैसे ट्रीट करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ असेट वंस अगेन. ओके, असेट्स. हम असेट्स किसको कहते हैं? एनीथिंग विच वी ओन. Obviously, assets are going to help us in conducting business, help us in generating revenue. Okay, so asset क्या है? Anything which we own, anything on which we have a right to use, obviously for a longer period. Recover. And then very important, right to recover. Now, just a minute. See, so assets में anything what we own, we have a right to use or we have a right to recover. तो मैंने कोई example आप ही सको जो anything which we own. Furniture, Gold. Machine. Gold. furniture, gold, land and building, plant and machinery, then furniture, fixtures, vehicle, investments in my name. Goods. Okay, goods, yes, very good. Goods also we own. Shares. Sorry? Shares. Cash. सबसे पहले लिखा मैंने cash. Okay. Debtors, I said that. Sorry? Debtors. No. Debtors we own? No. Debtors is right to recover. Debtors are our customers to whom we have sold goods. So we have a right to receive our money. So that's why right to recover is debtors. Then right to recover, what else? Very important. Bank. You agree, bank? We have a right to recover money from bank because Yes, our money. Yes, sir. Then right to use में patent, copy, Vehicle. goodwill, trademark, etc. Sir, own my shares have it. Obviously shares are in my name. I own them. Shares. Obviously investments बदल गए. करूँ age के तो shares. Ventures. Okay. So assets means anything which we own, we have a right to use, we have a right to recover. But in accounts, goods जो है goods, उसको हम एक अलग ही कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि ये जो गुड्स है ना, इसको we buy and sell with an intention to what? To earn what? Exactly. तो गुड्स भी है तो हमारा असेट ही, पर गुड्स को हम अलग से ट्रीट करते हैं जिसके लिए हम परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ऐसे सब अकाउंट्स यूज करते हैं. है तो हमारा असेट ही, बट गुड्स का कैटेगरी पूरा अलग कर दिया हमने. नाउ असेट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, वो हम आज सीखने वाले हैं. नाउ तुम्हें ये लिखना है तो यू कैन राइट. ओके, बेटर यू राइट. तुम एग्जाम्पल ज्यादा भी दे सकते हो, ये तो मैंने कुछ लिखे बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ द स्क्रीन. नाउ असेट्स को हमें अलग से आइडेंटिफाई करना है और अलग से रिकॉर्ड करना है. तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी रिकॉर्ड असेट्स इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नाउ
very easy example to understand this is buying air conditioner. Now, तुम एक स्टोर में गए, ओके, से यू वेंट टू अ स्टोर, एयर कूल एंटरप्राइज, इसके स्टोर पे गए, शॉप पे गए, शोरूम पे गए, और तुमने बोला कि मेरे को एसी चाहिए, मुझे एसी दिखाओ, तो उसने बहुत सारे एसी दिखा दिए, तुम्हें चाहिए स्प्लिट एसी। नाउ व्हाट इज स्प्लिट एसी? मेरे पीछे तुम जो ये एसी देख रहे हो, इसको कहते हैं स्प्लिट एसी। स्प्लिट यानी इंडोर यूनिट अलग है, आउटडोर यूनिट अलग है। तो तुम गए वहां पे, तुमने चालू करके देखा, तुमने फीचर्स पूछे, तुमने प्राइस पूछा, और तुमने बोला मुझे अब यही है एसी चाहिए, तो तुमने डिसाइड किया एक स्प्लिट एसी, और उसका प्राइस उसने तुम्हें कोट किया 30,000 रुपीज। क्या आ एसी કેટલાનું છે, कितने का है ये एसी, इसका प्राइस क्या है? तो द पर्सन सेड 30,000 रुपीज। तो यू सेड वेरी गुड, दे दो मुझे एसी। तो उससे कहा ठीक है, अभी पैक करके दे देते हैं। बट एसी का जो इंडोर यूनिट है और आउटडोर यूनिट है वो तुम्हारे टू व्हीलर में आएगा नहीं। तो तुमने क्या बोला उसको कि ये जो एसी है मेरे घर पे भिजवा दो, एड्रेस लिख लो। तो दुकानदार ने कहा कि हाँ मैं घर पे भिजवा दूंगा, पर मुझे इसका भाड़ा तुम्हें अलग से देना पड़ेगा। यू अग्री विथ मी? तो ये सब एग्जाम्पल है, ओके? तो इतना फिर लॉजिक मत लगाना कि सर वो फ्री में क्यों हमारे घर पे नहीं भेजेगा। अरे ये एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल में सब कुछ होता है जैसे सपनों में होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। तो उसने कहा कि टेम्पो भाड़ा लगेगा। मैंने बोला ठीक है मैं पे कर दूंगा, तुम ये 30,000 का चेक ले लो। तो उसको 30,000 का चेक दे दिया, उसने बिल बना दिया 30,000 रुपए का, और उसने कहा कि काले सवारे तुम्हारे ત્યાં मशीन आई जैसे। ओके, तो ये मशीन लेके वो आया हमारे यहाँ। तो जो टेम्पो ड्राइवर था उसने भाड़ा मांगा, तो उसको बोलेंगे हम कैरेज। तो उसको बोला कितलू भाड़ू? तो उसने बोला भाड़ा लगेगा 300 रुपया। मशीन आ गया, 300 रुपये मैंने उसको दे दिए। पर प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं रहता हूं 3rd फ्लोर, लिफ्ट है बंद। रहता हूं 3rd फ्लोर, लिफ्ट है बंद, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट है बंद। तो अब हम तो अमित सर जैसे बॉडी बिल्डर नहीं है कि ऐसे हाथ में उठा लिया और चल पड़े। तो हमने उसको बोला कि देख भाई ये सब मेरा काम नहीं है, ओके? मैं तो एक टीचर हूँ, मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। ये तुम एक काम करो, ये ऊपर तक पहुंचा दो। तो उसने कहा ठीक है, पर मुझे लेबर बुलाना पड़ेगा, तो उसका खर्चा होगा। तो बोला कितना खर्चा? तो लेबर बुलाया, उसका पैसा देना पड़ेगा, यानी उसको कहता हूं मैं वेजेस। तो उसने बोला 100 रुपया देना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है 100 रुपये दे दो। तो एक लेबर को बुलाया, उसको मैंने वेजेस दिया ₹100। अब देखो, जस्ट इमेजिन 3rd फ्लोर पे मशीन तो आ गया, पर क्या है कि ये लैपटॉप की तरह है कि खोला, प्लग किया और चालू पड़ गए? क्या ये प्लग एंड प्ले है? No. तो इसको क्या No. करना पड़ता है? इंस्टॉलेशन चार्जेस और कराना पड़ता है। तो फिर मैंने एसी वाले को फोन किया कि भाई एसी तो भेज दिया तूने, पर इसको इंस्टॉल कौन करेगा? तो दुकानदार बहुत स्मार्ट था, उसने बोला सर 30,000 तो एसी का हुआ, इंस्टॉलेशन का एक्स्ट्रा। तो आ गया इंस्टॉलेशन का खर्चा। तो मैंने पूछा कितना खर्चा इंस्टॉलेशन का? तो उसने बोला सर 1100 रुपए। मैंने बोला ठीक है, अभी तो ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, ठीक है इंस्टॉल कर दो, मैं कैश दे दूंगा। तो मैंने कैरेज का 300 कैश, वेजेस लेबर को 100 रुपए और इंस्टॉलेशन क्या 1100 रुपए खर्च कर दिया। नाउ ध्यान दो, ये खर्च करने के बाद कैन आई से कि अब मेरा एसी लग चुका है, नाउ इट इज रेडी फॉर यूज।
जैसे ही रिमोट लेके मैं ऑन प्रेस करूंगा ये एसी चालू हो जाएगा. यू अग्री विथ मी? तो कैन आई से ये सारे खर्चे करने के बाद मेरा असेट हो गया रेडी फॉर यूज. कैन आई से दिस? तो इस रेडी फॉर यूज असेट करने के लिए मेरा टोटल कॉस्ट कितना हुआ? तो 30,000 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 1100, तो मेरा टोटल कॉस्ट हुआ 31,500. नाउ जब तुम्हारे घर पे कोई आया और उसने कहा नया एसी, क्या बात है, केटलानु लीधु, लोगों को बहुत पंचायत होती है कि कितने में लिया. अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार, तुम मजे करो, चिल हो जाओ. नहीं 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 नहीं, मजा आता है, यू नो, वी लव इट. तो वी यानी हम सब, ओके, बहुत मजा आता है. केटला मा, ओके, तो हम उसको क्या बोलेंगे? 30,000 बोलेंगे कि 31,500 बोलेंगे? 31,500. 31,500. मेरे लिए एसी यूज करने के काबिल होने के लिए टोटल मेरा खर्चा हुआ 31,500. यू अग्री विथ मी? तो असेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करना है? इसको ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा तुम्हें कि एसी जो आया, एयर कंडीशनर, अकाउंट को कर देंगे डेबिट. कितने से डेबिट करेंगे? 30,000 से या 31,500 से? 31,500. 31,500 से हो गया डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक दिया. कितने का चेक दिया? 30,000. टू कैश, कितना कैश पे किया मैंने? 3,000, 1,100 and 1,500. 1,500. Now, a question may come in your mind कि सर इसमें हम कैरेज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट क्यों नहीं कर सकते? इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट हम क्यों नहीं कर सकते? आया कि नहीं ऐसा डाउट माइंड में? ना, इसके लिए नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंट्स में ऐसा नियम है, ऐसा रूल है कि कोई भी असेट हम खरीदते हैं, उस असेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए जितना भी खर्चा होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट. You understood this? So I will write over here for all of you any expense incurred to make the asset ready for use is added to cost of asset. यानी इसको अलग से ध्यान देना सब, इसको अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना नहीं है. तो सर गुड्स में हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गुड्स एक अलग ही प्रजाति है असेट की. जैसे लिविंग बीइंग में इंसान एक अलग प्रजाति है, वैसे यहाँ पे एक अलग ही प्रजाति है. तो इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ असेट, गुड्स. तो गुड्स है और उसमें कैरेज देना पड़ा, लेबर वेजेस देना पड़ा, तो उसमें हमें अलग से ही रिकॉर्ड करना पड़ता है. इज दिस क्लियर? तो खास ये स्टेटमेंट लिख लेना और इसको याद रख लेना. समझ में आया? ये एग्जांपल लिख लो. खाली एक नानो डाउट છે સર. बोलो ने, कौन છે भाई तू? પ્રણવ બોલું સર. हाँ बोल प्रणव, શું डाउट? સર આમાં કેરેજ અને ઇન્સ્ટોલેશન જે આના એક્સપેન્સ હતા
એસી ના બરાબર એ તો મેન્ડેટરી એક્સપેન્સ હતા રાઈટ હા પણ આ લેબર વેજીસ હતા એ તો પેલું એલિવેટર ના જ ચાલ્યું એટલે એ તો ઓપ્શનલ એક્સપેન્સ હતો Option છે. એ મારે તો ખર્ચો કરવો પડ્યો ને મારે તો ખર્ચો કરવો પડ્યો ને અગર અગર છે બાકી મ્यूट कर दो ना भाई बैकग्राउंड नॉइज ओके हाँ बोल प्रणव શું કહે છે તું હા સર આ લેબર વેજીસ તો આ ઓપ્શનલ એક્સપેન્સ હતા ને વી કેન અવોઇડ ધેટ આપણે પોતે બી ઉચકીને લઈ જઈએ હા અગર પોતે ઉચકીને લઈ ગયા તો આની કોસ્ટ શું થઈ જાત 31400 એક્સરસાઇઝ પણ થઈ જાત અને 100 રૂપિયા બચી જાત એ એવું નથી કહેતો હું એવું કહું છું કે એ અલગથી મેન્શન ના કરવું પડતું પછી ના 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 આમાં અકાઉન્ટ્સમાં તમે જે પણ ખર્ચો કરો ખર્ચો થઈ ગયો એટલે પછી ક્યાં ઓપ્શનની વાત છે તારા ખિસ્સામાંથી તો 100 રૂપિયા જતા રહ્યા તો તારે રેકોર્ડ તો કરવું જ પડશે હવે અસેટ રિલેટેડ છે એટલે આપણે શું કર્યું એને અસેટના કોસ્ટમાં એડ કરી દીધું હવે માની લે તારા દુકાનમાં સામાન આવ્યો અને એમાં તે લેબરને કીધું કે ચાલ ટ્રકમાંથી બધો સામાન ઉતાર તો પછી તારે એને અલગથી રેકોર્ડ કરવું પડે ખ્યાલ આવ્યો તને ઓકે સર સવાલ છે ને આપણો પ્रणव ઓપ્શન્સનો નથી ઓપ્શનનો સવાલ નથી સવાલ એ છે કે આ ખર્ચો કેની માટે કર્યો છે અહીંયા તે ખર્ચો કર્યો છે એ અસેટને રેડી ફોર યુઝ કરવા માટે મને એવું કે અગર હું આ 3 ખર્ચા ના કરત તો શું આ એસી હું વાપરી શકત ના સર ના એટલે અહીંયા you have to think from that point of view got it યસ સર okay okay now you all have written all of this what's there on the white screen Yes. I'll give you one more example now say you want to buy a property you want to buy a property okay you want to buy an office so you have a budget okay between 10 lakh to 15 lakh 15 to 20 whatever so you call a broker and tell the broker this area this much square feet space I need show me the properties so this broker will come with you show you around various properties and then you will finalize ki okay I want to buy this property over here so what is the price so broker will get you in contact with the seller of the property and then you both will negotiate along with the broker and price will be decided of the property say 12 lakhs property so cost of the property is 12 lakh तो 12 लाख का प्रॉपर्टी नक्की हो गया तुम उसको चेक देने को भी तैयार हो तो वो तुम्हें बोलेगा ये लो चाबी और आ जाओ तो ऐसा चलेगा उसने नहीं। चाबी दिया तुम्हें पर प्रॉपर्टी क्या तुम्हारे नाम पे हुआ अब तुम ऐसा चाहोगे कि वो तुम्हारे नाम पे हो कि नहीं हो 12 लाख देने के बाद यस यू वुड लाइक कि ये जो प्रॉपर्टी है 12 लाख तो दे रही है पर मेरे नाम पे होने चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें इस प्रॉपर्टी को तुम्हारे नाम पे रजिस्टर कराना पड़ेगा अब तुमने क्या किया तुमने ब्रोकर को ऐसा बोला कि मुझे इसको रजिस्टर करवाना है तो इसका कितना खर्चा आएगा वो सब तपास करो तो तुमने एक लॉयर को अपॉइंट किया कि भाई इसका कितना खर्चा आएगा चेक कर लो कि सब कुछ टाइटल और ये सब बराबर है कि नहीं है तो फिर इसको अगर सब बराबर है तो मेरे नाम पे रजिस्टर कर दो तो यहाँ पे वो लॉयर ओके तुमसे लेगा उसका फीस लॉयर फीस जिसको मैं कहूंगा लीगल एक्सपेंस से उसने लिया से 5000 कितनी बार है ना लीगल फीस इनकर कराना जरूरी हो जाता है
क्योंकि तुम्हें क्या पता ये प्रॉपर्टी किसी और को उसने बेच दिया हो, इसके ऊपर किसी और का दावा हो, ऐसा बहुत केसेस होते हैं इंडिया में। ओके, कानून जैसा तो कुछ इतने रहा नहीं है, लोग कुछ भी फ्रॉड कर सकते हैं। तो तुमने लीगल लॉयर को बोला कि इसका टाइटल चेक कर लो, कहीं ये प्रॉपर्टी कहीं गिरवी तो नहीं है, किसी और के नाम पे तो नहीं है, किसी और का इसके ऊपर हक तो नहीं है। तो उसने सब चेक किया, न्यूज़पेपर में ऐड दिया, 5000 का खर्चा हो गया। फिर तुम गए कुबेर भवन और वहां पे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन तुम्हें कराना पड़ा। इसका खर्चा हो गया से तुम्हारा अराउंड से 60,000। अब ये तो कर दिया, तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी हो गया, पर ब्रोकर ने क्या कहा कि ये ओरिजिनल दस्तावेज मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे मेरा ब्रोकरेज दोगे। तो ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। तो ब्रोकरेज मान लो, और उसके साथ हमने नेगोशिएट किया, वैसे तो परसेंटेज होता है बट यहाँ पे राउंड ऑफ करने के लिए 35,000 का मैंने ब्रोकरेज उसको दिया। तो टोटल कॉस्ट क्या हुआ मेरा प्रॉपर्टी का? मेरा प्रॉपर्टी का टोटल कॉस्ट हुआ 13 लाख। नाउ अगर ये सब मैं एक्सपेंस इनकर नहीं करूंगा तो क्या ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो सकता है लीगली? कैन आई यूज इट? नो सर। No. ये सब जो एक्सपेंस है वी ऐड टू द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ यू मे से, जैसे प्रणव ने पूछा कि सर ब्रोकरेज तो ऑप्शनल है, मैं खुद जाके ले लेता। तो अगर मैं खुद जाके कर लेता सौदा तो इतना पैसा मेरा बच जाता, मेरा कॉस्ट कम हो जाता। समझ में आया सबको? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। Yes, sir. मैंने फैक्ट्री के लिए मशीन मंगाया, तो मशीन तो आ गया 5 लाख रुपए का, पर वो मशीन को मुझे कराना पड़ेगा इंस्टॉल। तो मैंने लेबर्स को बुलाया और उनको वेजेस दिया कि 1000 रुपए फॉर इंस्टॉलिंग द मशीन। तो मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? 5 लाख। पता चला सबको? ओके, नाउ वैसे तुमने शेयर्स खरीदने गए, तो शेयर्स खरीदने के लिए यू वेंट टू अ ब्रोकर। तो ब्रोकर को कहा कि मेरे खरीद लो रिलायंस के 10 शेयर। उसका क्या प्राइस चल रहा है? उसने बोला ₹2000। तो मैंने 10 खरीद। ओके, तो 20,000 रुपए मुझे उसको पे करना पड़ेगा। पर वो क्या करेगा? वो तुम्हें बिल देगा कि 20,000 शेयर का प्लस उसका 1% ब्रोकरेज, तो 200 रुपए उसका ब्रोकरेज। तो मेरा कॉस्ट ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 20,200। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। Is this clear? All of you understood this? तो जितने भी ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, अगर हम वो इनकर नहीं करेंगे तो हम हमारे असेट को यूज कर पाएंगे नहीं। तो ये सबको हमें असेट के कॉस्ट में ऐड करना है। यू अंडरस्टूड दिस? पर गुड्स है तो क्या करना है? अलग से रिकॉर्ड करना है। समझ में आ गया? ओके, नाउ come to my extra material, page number 5, question number 8। उसमें सिर्फ 6 ट्रांजैक्शन है, तो फटाफट फॉर्मेट बना लो और उसको एक बार सॉल्व कर लेते तो यू बिकम कॉन्फिडेंट। मेरा वीडियो लेक्चर प्लीज देखना, उसमें ये सब मैंने फिर से समझाया है, डिटेल में समझाया है, तो तुम्हारे लिए कंसेप्ट स्ट्रॉन्गर हो जाएगा।
Now, let's read the question first of all. Past journal entries for the following transaction in the books of Sri Bismil. So write the heading. अगर नाम नहीं दिया है तो you can write heading like this: journal entries in the books of Sri dot dot dot. यानी dot 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 नाम नहीं है. It means whatever is the name. Page number 5, question number 8, asset related transaction. Now, first one, purchased a machine of 10,000 and made the payment through check, paid wages for installing the machine 200 in cash. What will be the cost of the machine? Can you tell? 10,200. 10,200. वेरी गुड. 10,200 में मशीन पड़ा हमें. $10,000 मशीन का एंड 200 रुपीज वेजेस जो मशीन हमें इंस्टॉल करने के लिए पे करना पड़ा. तो मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 10,200. नाउ चेक कितने का दिया? सो टू बैंक अकाउंट चेक दिया 10,000 का एंड बाकी वेजेस हमने दिया कैश में. सो टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट 200. being machine purchase and wages paid. Being machine purchase and wages paid. Any doubt anyone? पर अगर ये गुड्स होता तो क्या करते? गुड्स है और वेजेस पे किया तो गुड्स का परचेज अलग से रिकॉर्ड, अलग-अलग. वेजेस अलग से रिकॉर्ड करते. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Now, second, purchase shares of Ambika Mills for rupees 12,000 and made payment through check, paid brokerage and stamp fee 150 in cash. Now, shares का total cost कितना हुआ? 12,150. 12,150. Very good. So लिखो shares account debit or shares of Ambika Mills account debit 12,150 to bank account 12,000 to cash account. ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए है ये सब ट्रांजैक्शंस. ओके, इन रियल लाइफ सब कुछ बाय चेक ही होता है. being shares purchased and brokerage paid. Next, purchase balances and weight of rupees 200 for shop. बैलेंस और वेट के लिए क्या नाम यूज करते हैं अकाउंट का हम? Dead stock. Dead stock. डेड स्टॉक. डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट 200 to cash account 200. Sir,
સર આમાં વેટ એન્ડ બેલેન્સ એન્ડ વેટ લખે તો રોંગ થાય. રોંગ તો ના થાય પણ આપણે શું કામ એવું કરવું છે? એટલે સર યાદ ના આવે તો યાદ આવશે, આ ડેડ સ્ટોક છે જ એવું. ડેડ સ્ટોક યુ વિલ નોટ ફોરગેટ. ડોન્ટ વરી, યુ વિલ નોટ ફોરગેટ. અને બે ચાર વાર કરીશું એટલે યાદ આવી જશે. ડોન્ટ રાઇટ બેલેન્સીસ એન્ડ વેઇટ, ઓકે? And don't challenge your teacher unnecessarily, okay? When it is given like this, you write like this. શું ફરક પડે છે, okay? લખવામાં લખી શકીએ છે. There's nothing wrong in that because accounts is an art. So people have their own way of interpreting and writing things. But better not challenge anyone. Follow the textbook. Being balanced. Narrations માં લખી દેવાનું. Narration માં, okay? સર તો એમાં ડેડ સ્ટ્રોક લખે તો ના ચાલે? ના, તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે એનાથી? લખો ને વેઇટ્સ એન્ડ બેલેન્સ, ઓકે? ચાલવામાં તો બધું ચાલે પણ અગર માર્ક્સ મળતો હોય તો વાંધો નથી, પણ કોઈ માર્ક્સ કપાય તો પ્રોબ્લેમ થાય એટલે, ઓકે? નાઉ परचेज, सी मार्क दिस इंपॉर्टेंट, फोर्थ वन, प्लीज मार्क दिस इंपॉर्टेंट. ऐसा एग्जाम में आएगा, मैं भी पूछूंगा मेरे एग्जाम में. Purchased a steel cupboard of 1500 from Grovery Furniture Mart. Paid cartage ₹30 in cash. Now, what is the total cost of cupboard? 1530. 1530. कितना पैसा बाकी है ग्रोवरी फर्नीचर को मार्ट को देने में? 1500. 1500. और कार्टेज कैश में कितना पे किया? 30 rupees. 30 rupees. Cash goes out 30. So we write furniture account debit. What is the total cost? 1530. 2. Grovery Furniture Mart account 1500 and 2 cash account 30. Being furniture purchased from Grovery Furniture Mart and paid cartage in cash. Okay, next one, fifth one. Purchased furniture of 3000 and gave goods of 2800 in exchange. Now over here, students ध्यान दो please. Over here, यहाँ पे एक barter system चल रहा है. फर्नीचर खरीदा, गुड्स दे दिया. Now यहाँ पे, okay, ऐसा एंट्री हम पास कर सकते हैं कि हम ऐसा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि 3000 का फर्नीचर आया. ध्यान देना प्लीज. 3000 का फर्नीचर आया, उसके सामने 2800 रुपए के मैं मेरे गुड्स दे रहा हूं. तो कहना ही से मेरे गुड्स का कीमत जो मैं दे रहा हूं वो सामने वाला 3000 कंसीडर कर रहा है. ऐसा मान सकते ना कि तुम कुछ लेके गए, ये तुमने 200 में खरीदा था, और कोई 300 रुपए का आइटम तुम्हें इसके सामने दे रहा है, तो कहना से इसका वैल्यू 300 हो गया. फिर Yes. एक इंटरप्रिटेशन ऐसा है जो मेरे वीडियो लेक्चर में भी मैंने मेंशन किया है कि वी कैन राइट द एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 3000. बट टेक्स्ट बुक का व्यू पॉइंट अलग है और हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलेंगे. टेक्स्ट बुक का व्यू पॉइंट ऐसा है
कि गुड्स अगर 2800 के गए हैं तो हमें इसको 2800 रुपए का ही सेल ट्रीट करना है। ओके, तो एंट्री तुम्हारा आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 2800। इज दिस क्लियर? अब मान लो फर्नीचर 2000 का है और गुड्स 2800 के हैं, तो क्या? तो वी विल टेक लोअर ऑफ द टू, जो सबसे कम है वो हम लेंगे। उसका एक कंसेप्ट है, इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म, जो तुम आगे पढ़ोगे। अभी के लिए याद रखना, जो दोनों में से सबसे कम अमाउंट है वो अमाउंट से हमें एंट्री पास करना है। इज दिस क्लियर? तो फिफ्थ के लिए यू पास द एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2800 टू सेल्स अकाउंट। સર ફરી એકવાર સમજાવજો ને, નેટવર્ક લીધે બંધ થઈ ગયું. જો તારી પાસે એક ગુડ્સ છે, ઓકે, આ 2800 માં તે લીધા છે। નવ તું માર્કેટમાં જઈને ફર્નિચર બાય કરે છે, તો તું કોઈને પૂછે છે કે આ ફર્નિચરનો ભાવ શું છે, આ ટેબલનો, તો he said, that person said 3000, તો you said કે મારી આગળ આ છે, આ લઈ લો અને મને 3000 ના ગુડ્સ તમારું ફર્નિચર આપી દો। Instead of giving cash, you are giving some goods in exchange. So in that case, what we do is we will see કે ભાઈ કેટલાના goods આપણા જઈ રહ્યા છે આમાં 2800 ના, તો we will consider कि furniture value also as 2800. So furniture account debit to sales account credit 2800. Now if you take a view like this कि sir આ 2800 નું જે મારી આઈટમ છે એના માર્કેટમાં તો મને 3000 મળી રહ્યા છે, તો જ કોઈ 3000 ની ચીજ મને આપે, તો this view can also be taken furniture account debit to sales 3000, but as per the textbook we have to take amount of sale as whichever is lower. So furniture 3000 છે, goods 2800 છે, so we have to take the amount as 2800. એની માટે એક અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ છે જે આપણે ફર્ધર સ્ટડી કરશું। તો યુ રાઇટ ધ એન્ટ્રી ફર્નિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ 2800. Now you please verify this with your school teacher whenever this chapter goes on, what they are teaching you in the school, okay, and you follow that. Got it? Okay, so write the narration being furniture purchased against goods. Being furniture purchased against goods. Sold old furniture for rupees 700. Now this is very simple. Sold old furniture for rupees 700. So what comes in? Cash. Comes in. Just a minute. Furniture goes out. Cash comes in and furniture goes out. So Cash account debit to furniture account. To furniture. Don't write the word old, okay? 700. Now many times when you do the homework, okay, there are transactions where furniture is sold at some profit or at a loss. In case there is profit or loss, profit होगा तो credit कर देंगे, loss होगा तो debit कर देंगे. We will use the account name as loss on sale of furniture, profit on sale of furniture. Got it? Okay, close this, do the total. Two 7580.
What's the total? 27,580. બંને સાઈડ સેમ જ આવે છે ને? Total. Double underline. Got it, all of you? Okay, you have any doubts? एक बार घर पे जो आज का होमवर्क है वो कर लेना. Tomorrow I'll be teaching you expense and income related journal entries. Tomorrow I'll be also teaching you the concept of capital expense and revenue expense once again. So कल का session उसमें होगा, and coming week we will be doing a trade discount, cash discount related transaction. Tomorrow I will also cover bad debts related transactions and journal entry for that. ठीक है? Okay, so great. आज के लिए इतना ही. Bye bye all.